प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे समकालीन कहानी अथवा सक्रिय कहानी, और अंत में हमने उसकी विशेषताएं पढ़ते हुए चर्चा की थी। सक्रिय कहानी की भाषा में विद्रोहात्मक तेवर रचा है, ये हमने बात कर ली थी। निष्कर्ष, सक्रिय कहानी आंदोलन को मात्र नारा, चेतनात्मक ऊर्जा, जीवंतता इत्यादि का नारा और अपने आप को प्रतिष्ठित करने का मंच मानकर तथा साहित्य को विचारोत्पादकता मानते हुए लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। हिंदी कहानी के जो पाठक थे उन पाठकों ने इसको स्वीकार नहीं किया, सक्रिय कहानी को। यानी ये माना गया कि ये केवल अपने आप को प्रतिष्ठित करने का एक मंच था। कुछ कहानीकार थे जिन्होंने जीवंतता का नारा दिया, ऊर्जावान होने का नारा दिया, और उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए ये आंदोलन चलाया था। परिणाम क्या हुआ? इसका भी वही हुआ जो सहज कहानी आंदोलन का हुआ, और इसने लगभग 8-10 साल में अपना दम तोड़ दिया। 8-10 साल पकड़े ही नहीं। उसके बाद आती है सहज कहानी। कहानी आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा है ये विभिन्न कहानियों में, सहज कहानी। अमृत राय, जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे, अमृत राय द्वारा सहज कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पाठ्य सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन अगर टिप्पणी स्वरूप कोई प्रश्न आ जाता है तो इसका पता होना चाहिए कि सहज कहानी क्या है। सहज कहानी का लक्ष्य कहानीपन को खोकर सहज रूप में जीवन की अभिव्यक्ति एवं उसके द्वारा जीवन के कटु सत्यों एवं भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर करना था। सहज कहानी का एक तर्क था। उनका कहना था कि कहानी के जो 6 तत्व होते हैं, कथा, वस्तु, कथोपकथन, पात्र और चरित्र चित्रण, देश, काल, वातावरण और उद्देश्य, इनको छोड़ दीजिए आप। इनको छोड़ करके इन सारे तत्वों की पूर्ति हो या ना हो कहानी में, लेकिन आपकी कहानी, आपकी कथा एक ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो जीवन के कटु सत्यों को उद्घाटित करती है, जो व्यवस्था के खोखलेपन और व्यवस्था के भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली उठाती है। ऐसी अगर कोई रचना है तो वह सहज कहानी है। संगठन तथा प्रचार के अभाव में सहज कहानी ने शीघ्र ही दम तोड़ लिया। ना तो संगठन था, ना प्रचार था, ना कोई ऐसा मंच था, या ना कोई ऐसी पत्र पत्रिका थी जिसमें इस प्रकार की कहानियों को या इस प्रकार के विचार वाली कहानियों को छापा जाए। डॉक्टर सुशील कुमार फल द्वारा 8वें दशक में सहज कहानी आंदोलन में पुनः जान फूंकने की कोशिश की गई। एक बार फिर सहज कहानी को शुरू करने की कोशिश की गई, और इस कहानी आंदोलन का नव अभ्युत्थान भी हुआ। नए तरीके से फिर लिखा गया, लेकिन फिर भी ये नहीं चल पाई ज़्यादातर, और ये आंदोलन 80 के दशक में दम तोड़ गया। और अंतिम बात हम करेंगे जनवादी कहानी की। जनवादी कहानी, जन आदमी की कहानी है, लेकिन इसको नाम दिया गया जनवादी की कहानी। 7वें दशक के अंतिम वर्षों में, यानी हम बात कर सकते हैं लगभग 1967-68, राजनीतिक क्षेत्र में नक्सलवाद का आरंभ हुआ। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें हिंदी साहित्य में जनवादी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जो राजनीतिक क्षेत्र में, जो राजनीति के क्षेत्र में नक्सलवाद था, वो साहित्य के क्षेत्र में जनवाद के नाम से प्रसारित हुआ। और 8वें दशक में 1970-71 के बाद, विशेष रूप से इमरजेंसी के बाद, ये आंदोलन खूब बढ़ा चढ़ा, जनवादी आंदोलन। इसमें नक्सलवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, सारी चीजें एकम एक होकर के आ गई। सन 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई, DU में। दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 14-15 अक्टूबर 1978 को आयोजित 2 दिवसीय शिविर में जनवादी साहित्य के 10 वर्ष, यानी 1967 से शुरू हुआ था और 1977 आ गया था। जनवादी साहित्य की जो 10 वर्षों का समय था, इसका लेखा जोखा तैयार करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी, और यहीं से, इस संगोष्ठी से ही जनवादी कहानी का सूत्रपात, या यूं कह सकते हैं कि जन्म हुआ। सन 82 में दिल्ली में जनवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। सन 1982 में दिल्ली में एक संगठन स्थापित हुआ जिसको नाम दिया गया जनवादी
लेखक संघ, और 13-14 फरवरी 1982 को दिल्ली में इसका प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। किसका? जनवादी लेखक संघ का। इस प्रकार जनवादी आंदोलन का सूत्रपात जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ हुआ। इन लोगों ने क्या किया कि विभिन्न शहरों में पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू की और उनके माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया। कलम नाम की पत्रिका कलकत्ता से निकली, कथन दिल्ली से, उत्तरगाथा मथुरा से, उत्तरार्ध का एक अंक मथुरा से निकला, कंक रतलाम से निकली, इत्यादि पत्र पत्रिकाएं निकली, जिनसे इसे व्यापक प्रचार प्रसार मिला। जनवादी कहानी की अगर हम थोड़ी सी पीछे से बात करें तो जनवादी कहानियों में का प्रारंभ प्रेमचंद के समय में हो गया था। गरीबी, भुखमरी, उसका चित्रण प्रेमचंद की कहानियों में था। कफन, पूस की रात, ये जो प्रेमचंद की कहानियां थी, इनको प्रथम या पहली जनवादी कहानियां माना जा सकता है। उसमें आम आदमी की बात कही गई थी। आगे चलकर पर्दा, यशपाल, गदल, रांगे राघव, हड़ताल, भैरव प्रसाद, हंसा जाई अकेला, मार्केंडे, दोपहर का भोजन, अमरकांत, चीफ की दावत, भीष्म चायनी, ये सारी की सारी कहानियां जो थी, ये जनवादी कहानी परंपरा की ही कहानियां मानी जाती है। ज्ञान रंजन, काशीनाथ इत्यादि कहानीकारों ने इसे और आगे बढ़ाया। बाद में रमेश उपाध्याय, आनंद भारती, स्वयं प्रकाश, नमिता सिंह, मनमोहन नीरज सिंह, असगर वजाहत आदि कहानीकारों ने जनवादी कहानी को समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया और कहानी में गरीबी, भुखमरी और शोषण का जिक्र हुआ। जनवादी कहानी की विशेषताएं, जनवादी कहानी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी, उन पर चर्चा करते हैं। जनवादी कहानी का मूल वर्ण विषय जन सामान्य के संघर्ष का चित्रण है और जनवादी कहानी का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है या यूं कहें कि साम्यवाद है। जनवादी कहानी का जो मुख्य विषय है, वर्णन करने का विषय, वह सामान्य जनजीवन का चित्रण है, किसान मजदूर का चित्रण उसमें किया गया है। और जनवादी लेखकों की विचारधारा मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद से प्रेरणा पाती है। वैचारिक दृष्टि से जनवादी कहानी मार्क्सवादी विचारधारा का पृष्ठपोषण है। वैचारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें साहित्यिक बातें कम और राजनीतिक ज़्यादा मिलेंगी। यानी जनवादी कहानी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगली विशेषता, जनवादी कहानी में समाज के संघर्ष पत्रों का चयन किया गया है। इनके पत्र महलों के पत्र नहीं है, मध्यम वर्ग के पत्र नहीं है, उच्च कुलीन वर्ग के पत्र नहीं है, राजा राजकुमारी और ये अभिजात्य वर्ग नहीं है। वो पत्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया है, आगे बढ़ने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए संघर्ष किया है। रोजमर्रा की जिंदगी में पेट भरने के लिए जिन पात्रों ने संघर्ष किया है वो इस कहानी के पात्र हैं। व्यक्ति स्तर पर सत्य, ईमानदारी, परहित इत्यादि मूल्यों के लिए भी जनवादी कहानी के चरित्र संघर्ष दिखाई देते हैं। अगर इनके पात्रों का अगर जिक्र किया जाए, इनके पात्रों को खोजा जाए या उनका विश्लेषण किया जाए तो जनवादी कहानी के जो पात्र हैं वो सत्य, ईमानदारी और दूसरे की भलाई के लिए अपने जीवन में सब कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। जनवादी साहित्य की मूल प्रवृत्ति सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति है। मूल जो प्रवृत्ति विशेषता है वो है समाज का जो निचला गरीब पिछड़ा तबका है उसके प्रति इस कहानी में सहानुभूति है और उसके जीवन का चित्रण ये कहानी करती है। अंतिम विशेषता, जनवादी कहानी की भाषा जन भाषा है, साहित्यिक भाषा नहीं है। वो शब्दों के साथ किसी प्रकार का प्रेज नहीं करते। आम आदमी की बोलचाल की भाषा की शब्दावली है, वह शब्दावली इन कहानियों में प्रयुक्त की गई है। सरल सटीक शब्दावली इन कहानियों की है। इसमें ना कोई उच्च कोटि की तत्सम शब्दावली है, ना कोई और है। जो सामान्य जनता ग्रामीण जीवन में या आसपास की साधारण जनता जिन शब्दावली का विचार, वही भाषा इन कहानियों की भाषा है। आम बोलचाल की भाषा जिसको आप कह सकते हैं। ये जनवादी कहानी की मुख्य विशेषताएं थी। अंत में निष्कर्ष, जिस प्रकार कविता के क्षेत्र में भिन्न प्रयोग हो रहे हैं उसी प्रकार कहानी क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आज का कहानीकार मानव के अंतःकरण तक प्रविष्ट हो उसके अवचेतन का चित्रण कर रहा है। ये वही मनोवैज्ञानिक कहानी की बात है। यानी आज का जो कहानीकार है मनुष्य के भीतर घुस रहा है और मनुष्य क्या सोचता है, मन में क्या क्या चिंतन, क्या क्या विचार होते हैं, उसका अध्ययन करके वो लिख रहा है। वह आज के मानव के संघर्ष में जीवन की उलझी अनुभूतियों को, आज का मनुष्य जो है ना विभिन्न विपदाओं में, विभिन्न परिस्थितियों में उलझा हुआ रहता है, हमेशा
उलझा रहता है, और उस उलझे हुए व्यक्ति की जो अनुभूतियाँ, वो क्या सोचता है, क्या अनुभव करता है रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति, उसकी अनुभूतियों का प्रकाशन यथावत प्रस्तुत कर रहा है आज का कहानीकार। नई कहानी की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा जा सकता है कि नई कहानी में आज का युग बोध है, वर्तमान युग बोध है, आज युग चेतना है, क्योंकि कहानीकार जीवन के प्रति ईमानदार है। आज का कहानीकार बनावटी कहानी नहीं लिख रहा है, बना के नहीं लिख रहा है, जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसको हूबहू चित्रित कर रहा है। वो प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी कहानी ने बहुत अधिक प्रगति की है। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निसंकोच कहा जा सकता है कि शीघ्र ही वह साहित्य के शीर्षस्थ स्थान को प्राप्त करेगी। धन्यवाद। ये था हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इसी के साथ ये अध्याय खत्म हुआ। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, नई कहानी की विशेषताएं, सहज कहानी की विशेषताएं, जनवादी कहानी, समांतर कहानी, पता नहीं कितनी कहानियाँ इसमें अलग अलग मैंने टिप्पणी वाइज आपको बताई है सारी की सारी। सक्रिय कहानी, समकालीन कहानी, नई कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, इस सारे के सारे बिंदु इस पूरे के पूरे नोट्स में समा गए हैं। तो और एक प्रश्न निश्चित रूप से आना परीक्षा में, इसके ऊपर निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आते हैं हर बार। और कल हम बात करेंगे, कल से हमारा शुरू होगा काव्य शास्त्र, और सबसे पहले हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार किससे कहते हैं, अलंकार का कार्य, और प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं, उन अलंकारों की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।